मैम ने बताया, अगर रास्ता मिल जाए और कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है, ये मेरा विश्वास है। और आज तुमसे ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे क्यों बता रही हूँ? मुझे ये भय नहीं है कि मेरी इंसल्ट हो जाए ना, मैं डरती नहीं अब किसी से भी, क्योंकि मैंने उन रास्तों पे चली गई जहां मैंने भय के नाम की चीज को मिटा ही डाला। मुझे किसी से भय नहीं लगता, मैं किसी से डरती नहीं। डरूंगी तब जब कोई गलत काम करूंगी। यदि मैं अच्छा काम कर रही हूं, मैं किसी से नहीं डरूंगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। और तुमसे ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुम मेरा भविष्य हो। तुम कल को दुनिया को ये बताओगे कि हम इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो कभी भी किसी से डरना मत। डरना तब जब तुम कोई गलत काम करोगे। जब हम गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। पक्का? yes, मेरी बात थोड़ा, मैं शिक्षिका भी हूँ और चूंकि शिक्षिका होने के नाते अब बच्चों का जो फीडबैक होता है वो सुनना भी जरूरी होता है। तो बीच बीच में जब क्वेश्चन पूछूंगी, बुलंद आवाज में बोलना, अपनी आवाज को कभी दबाना ही मत। ठीक है बच्चों? एक एक्सपीरियंस मैम ने, जैसे मेरा जब इंट्रोडक्शन दिया तो मैम ने बताया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, साथ ही साथ पहले मैं पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने जिला सूचना अधिकारी के पद पर कार्य किया है। वो भी मैं कहीं ना कहीं बताना, साझा करना जरूरी समझूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो मैडम कह रही है मैडम टॉपर नहीं है, फिर मैडम ने पीसीएस की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कैसे हासिल कर ली, ये भी जानना जरूरी है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पहले रट्टू तोता थी, रटती थी, सब भूल जाती थी, नंबर देखती थी तो बताने लायक नहीं रहती थी कि मेरे नंबर इतने कम आए। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया, मैंने चीजों को पकड़ना शुरू किया, मैं अपनी गलतियों को ढूंढने लगी। तब मुझे पता चला मेरी गलती कहाँ है। अरे मैं तो रट रही थी। मैंने चीजों को, टॉपिक्स को समझना शुरू किया, तो आज तुम्हारे सामने तनु मैम एक प्रोफेसर बन के खड़ी है। बड़े ये आत्मविश्वास जो मेरे अंदर है, जिस आत्मविश्वास से खड़े होकर तुम्हें बता रही हूं, क्योंकि जो ये शिक्षक वाला पद है ना, प्रोफेसर वाला, ये मेरा जुनून है। मुझे जुनून है अपने प्रोफेशन के प्रति, मुझे जुनून है बच्चों को पढ़ाने के प्रति, जिसके लिए मैं अपना पीसीएस का पद तक छोड़ के यहाँ आ गई। मेरी डीएम मैम ने बोला था बेटा वापस मत जाओ कॉलेज में, बहुत पॉलिटिक्स होती है, अब तो तुम बड़े पद पे आ गई हो। मैं बड़े बड़े वित्त मंत्री की कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीएम मेरे बराबर में ऐसे बैठी थी कि हम दोनों बातें भी करते रहते थे, वो पद छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। लेकिन रीजन क्या है? पढ़ाने के प्रति मेरा जुनून, और जो मेरे बच्चे मेरा अभिमान है, जो मेरे बच्चे, जो मेरे स्टूडेंट मुझे प्रूव करके दिखा रहे हैं, उस आत्मविश्वास ने लाके मुझे आज उसी प्रोफेशन पे खड़ा कर दिया। तो बच्चे, आज तुम सभी इस क्लासरूम से बहुत कुछ सीख के जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रास्ता दिखाने वाला होता है ना, कहते हैं समाज में पीछे से कोई हाथ लगा दे तो चलना आसान हो जाता है, आगे से रोकने वाले तो बहुत खड़े हैं। बहुत रिश्तेदार मिलेंगे, बहुत साथ के लोग मिलेंगे जो तुम्हें आगे से हाथ लगा देंगे। पीछे से जो हाथ लगा के आगे कर दे, बहुत कम लोग होते हैं। तो ध्यान रखना, आज जैसे कि बबीता ध्यानी मैम ने बोला था कि हमारी एडोलसेंस एजुकेशन, इस पे मैम आपको बात करनी है। तो बच्चों, जो हमारी एडोलसेंस एजुकेशन है, व्हाट इज एडोलसेंस एजुकेशन या किशोरा अवस्था? आप जब ये जितना क्लासरूम भरा हुआ है सब किशोर बच्चों से भरा हुआ है, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? गोल्डन एज। परिवर्तनशील अवस्था, तूफान की अवस्था, आंधी की अवस्था, ऐसा क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कहीं ना कहीं हार्मोन्स हम सुनते हैं ना, गुस्सा आता है, इसको बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा हो जाती है, कहते हैं हमारी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे हो रहे हैं, हमारा स्वभाव ऐसा है। कई बार हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं उनके फेस पे स्माइल ही रहती है, देख के लगता है, कहते हैं हम इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो एडोलसेंस है, ये एक ऐसी स्टेज है, चाहे तो इस स्टेज पे आके तुम अपनी जिंदगी बना लो, चाहे तो इस स्टेज पे आके तुम अपनी जिंदगी को बिगाड़ लो, ये तुम्हारे हाथ में है। ये जो एज है, और मैम ने बताया, जो मुझे बताया कि हाँ 9th 10th 11th 12th बच्चों, देखो सफलता, जैसे कि अभी उषा मैम ने बोला है, सचिन तेंदुलकर के बारे में, नेहा कक्कड़ के बारे में,
मैं कहती हूं तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने आप बनाओ। तुम्हारे कामों से तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारी सफलता से तुम्हारे माता पिता की पहचान हो, तुम्हारे कारण तुम्हारा पूरा परिवार गर्व महसूस करे। लेकिन इस समय वो एज है, चाहो तुम बना लो, तो चाहो तो तुम बिगाड़ लो। मैं एडोलसेंस में पूरी पीपीटी बना के लाई हूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये लास्ट वाली स्लाइड पहले आ गई। तो एडोलसेंस वो एज है, हमारे सोशियोलॉजी में एक टर्म है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। उसमें क्या होता है, स्टेप होते हैं सीखने के। कहते हैं बच्चा जन्म से जो होता है सीखता चलता है, ठीक है। जब वो दूध में वहां होता है तो वो रो के अपनी माँ को बता देता है कि मुझे भूख लगी है या मैंने गीला किया है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है वो अभिव्यक्ति के माध्यम से बताता चला आता है। लेकिन जो किशोर अवस्था होती है वो एक ऐसी स्टेज है, मैं तो कहती हूँ इस प्रोग्राम में इनके पेरेंट्स भी बैठने चाहिए थे। हम कहते हैं कई बार, बहुत से बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, या हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमको डांटते बहुत है। कहते हैं ना, नहीं कहते तुम्हारे? मेरी तो मम्मी बहुत कहती थी, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एडोलसेंस जो किशोरावस्था है वो स्टेज है जिसमें हम अपने आप में, अपने व्यवहार में, अपने जिसे कहते हैं ना मिट्टी का घड़ा, उसको बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ये वो स्टेज है। अगर मैं एडोलसेंस की स्टेज में ईयर्स की बात करूं तो एडोलसेंस में जो एज है 10 से 19 ईयर। आप जितने भी स्टूडेंट इस क्लासरूम में बैठे हैं आप सबकी एज 10 to 19 इसके बीच में होगी, है ना? नहीं है शायद। यस मैम। अच्छा, फिर इसके बाद एक होता है अर्ली एडोलसेंस, एक होता है मिड एडोलसेंस और एक होता है लेट एडोलसेंस। कहीं ना कहीं हम, जैसे हमारे घर में हमारे नाम होते हैं छोटी, मुन्नी, बिटिया। मम्मी जब इस नाम से पुकारती है हमें बड़ी चिढ़ होती है, मुन्नी। अब मैं मुन्नी नहीं हूँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ। इन सब नामों से हमें बचपना फील होता है ना। जैसे मेरे घर का नाम छोटी था, तनु तो था, बचपन में छोटी था। जो मम्मी मुझे छोटी कहती थी सबके सामने, बड़ा अजीब लगता था मम्मी ने तो सबके सामने धो डाला। ये स्टेज समझने की होती है, ये स्टेज होती है, कहती है ना, या तो हमारा भविष्य संवार सकती है या हमारा भविष्य बिगाड़ सकती है। तो एडोलसेंस वो स्टेज है। किसी बच्चे का विकास जल्दी हो जाता है, हम देखते हैं कोई लड़की जो होती है वो जल्दी परिपक्व हो जाती है, किसी को परिपक्व, मैं देखो खुल के बात करती हूँ, पीरियड्स की बात करते हैं, मासिक धर्म जिसको बोला जाता है। किन्हीं बच्चों में जल्दी आ जाता है, किसी में थोड़ा लेट होता है, किसी में बहुत लेट हो जाता है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है और इसमें से हम सभी को गुजरना ही गुजरना है। तो इसमें शर्माना किस बात का? मैं तो कहती हूँ आज हर पेरेंट्स को ऐसी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। आज एक टीचर को हम देते भी हैं, देखिए हमारे जितने, मैं अगर अपनी बात करूं और अपने गुरुजनों की बात करूं, हम सब देते भी हैं। आप लोगों को भी समझना चाहिए। अगर इन सब चीजों को हम समझेंगे तो जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं कर पाएंगे जिसके कारण हमारे माँ बाप का सर जो है, जो गर्व से ऊंचा होना चाहिए, वो शर्म से झुक जाए। तो इतनी समझ हमें होनी चाहिए। तो ये वो एजेस है जिसमें एडोलसेंस की हम एजेस कहते हैं कि जहां हमारा शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ये होना स्वाभाविक है। और वो इतनी, मैंने कहा ना, इस स्टेज को बोला जाता है आंधी की अवस्था, तूफान की अवस्था। वो इसलिए बोला जाता है आंधी तूफान की क्योंकि इसमें एकदम से परिवर्तन झूम करके आता है। हम अपने आप को देखते हैं, जैसे मैं छोटे बच्चों की बात करती हूँ, वो टीवी कार्टून शो देखना पसंद करते हैं, बड़े खुश होकर देखते हैं, फिर वो मोबाइल में गेमिंग में लग जाते हैं। लेकिन एक एज ऐसी आती है कहीं ना कहीं वो एडल्ट पिक्चर्स, एडल्ट सीन, उनमें उनको मजा आना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये हमारा होना स्वाभाविक है बच्चों। मैं ये कह रही हूँ ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ऐसे में आप एक अपना दोस्त ऐसा बनाओ जिससे आप सारी बातें शेयर कर सको। अपनी माता पिता, आज के पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्रेंड बनना चाहिए।
चाहिए, लेकिन इस टेक्निक के साथ कहीं ना कहीं हम फॉरेन कंट्रीज को अनुसरण करते हैं। उनके बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, वो बच्चे समझते हैं, वो बच्चों को जल्दी छूट दे देते हैं। बच्चों को मैं तो कह रही हूँ वहां के लोग 14 साल में घर से भेज देते हो, जाओ कमाओ खाओ पढ़ो, हमें नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आज जो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं बच्चों के, वो ही उनको पीछे कर रहे हैं। लड़की घर से निकलती है, 11th क्लास में है, 12th क्लास में, किसी लड़के से बात मत करना। कोई लड़का देखे तो उसकी तरफ से बिल्कुल मुंह मोड़ लेना। क्लास में कोई लड़का तुमसे होमवर्क पूछे, कोई एजुकेशन में पेरेंट्स कहते हैं उससे बात मत करना। आज किसी ने कुछ कहा तो नहीं, मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स को गलत बात से रोकना चाहिए। बच्चे, अगर तुम आने अंदर आत्मविश्वास है, अगर तुम अपने चरित्र को स्वच्छता से निर्माण करना चाहते हो, तो लड़कों से बात करना गलत बात नहीं है, बशर्ते अपनी लिमिटेशन को याद रखो। तुम याद रखो मेरी सीमाएं कहां तक है, मुझे इस सीमा को लांघना नहीं है। वो एक अच्छी बात है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। वरना हम क्या करते हैं, घबराते ही रहते हैं। किसी के सामने खड़े होने में हमारे हाथ कांपने लगते हैं। अभी डाइस पे खड़ा कर देंगे तो हमारी आवाज लड़खड़ाने लगती है। ऐसा ही होता है ना। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी तभी आता है जब हमें सामने, ध्यान दे बच्चों, आत्मविश्वास तभी आता है, कहते हैं ना, मेरा अपना एक YouTube चैनल है डॉक्टर तनु मित्तल के नाम से, डॉक्टर तनु मैम सोशियोलॉजी वाली। उसको आप सभी लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर ज्वाइन करना। रीजन ये है बच्चों, क्यों, कहीं ना कहीं मैंने उसमें कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सफलता के ऐसे मूल मंत्र हैं जो तुम्हें यहां से वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रखना, सीखो वो चीज, लेकिन अपने दायरे में रहकर, अपनी सीमाओं में रहकर। कई पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, बड़े होके वो लड़कियों को छोटे में मना करेंगे, बड़े होके कहते हैं बेटा तुझे अपनी पसंद का कोई लड़का, तू जॉब करती है, पसंद है। शुरू में तो हमने उसको रोक दिया, शुरू में तो हमने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, बाद में फिर वो गिल्ट हमारे लिए फील होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, कोई भी बात गलत नहीं होती जब तक उसकी सीमा का हम उल्लंघन ना करें। वो बात तब गलत हो जाएगी जब हमने उसकी लिमिटेशन को क्रॉस कर दिया। अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, अपने अंदर हौसला रखो। आप प्रधानाचार्य मैडम के सामने खड़ी हैं तो पूरी आत्मविश्वास से अपनी बात को रखो, अगर आप गलत नहीं हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास को बुनो। क्योंकि एडोलसेंस वो स्टेज है, मैंने बताया ना, कि या तो बनता है या बिगड़ता है। तो ये एज आपको सिखाती है, ये एज एक मिट्टी का घड़ा कहते हैं ना, जो हम जैसे आकार दे देंगे वो ऐसे आकार ले लेगा। तो तुम इस एज को, या एज में आने वाली बाधाओं, चुनौतियां, बहुत सारी चुनौती भी आती हैं, मैंने उसका भी जिक्र किया है। एम्स ऑफ एडोलसेंस भी मैंने इसमें बताए हैं कि एडोलसेंस के क्या क्या एम्स होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारों को बिल्डअप करना, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, कई बार कहते हैं ना, फ्रेंडली माहौल बनाना, ये मैंने एम्स बताया। लेकिन यहां मुझे इंपॉर्टेंट लगता है एडोलसेंस क्राइसिस। कब हमारे लिए एक समस्या बन जाता है ये एडोलसेंस, जब माँ बाप कहते हैं बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, लड़कियां हाथ में से निकल गई, बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं, बच्चे हमें जान नहीं रहे हैं, और इवन पढ़ ही नहीं रहा है। कितना कहते हैं बच्चे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। मैं तो कहती हूँ आज तुम्हारी एज, देखो, गाना सुनना बुरी बात नहीं है, मोबाइल चलाना बुरी बात नहीं है, वीडियो बनाना भी बुरी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं लड़कियां रील्स बहुत बनाती हैं, कोई बनाता है तुम्हारे में से? बहुत तो बुरी बात नहीं है। मैंने क्या कहा, लिमिटेशन। जब हम कैमरे के सामने खड़े हो रहे हैं, अपने हाव भाव को गाने से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे अंदर आत्मविश्वास लाता है। यदि एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है तो वो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बहुत से लोग कहते हैं, यही मेरा विरोधाभास हो जाता है कुछ लोगों से, कि मैडम आप गलत शिक्षा दे रही हैं। नहीं, मैं बच्चों को अपनी तरह मिट्टी का घड़ा मानती हूँ। एक लिमिटेशन तक सारी चीज। क्यों आप 24 घंटे मोबाइल रखेंगे, आपके लिए सब जायज है। आप घूमेंगे वो जायज है, आप पार्टी करेंगे वो जायज है, हमारे लिए वीडियो गेम खेलना भी जायज नहीं है, या रील्स बनाना भी जायज नहीं है। आत्मविश्वास होना चाहिए। उतना समय पढ़ाई को दो,
उतना समय एनर्जी को अपने राइट डायरेक्शन में लगाओ, उतना समय अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लगा दो कि कोई तुम्हारे काम पे या कोई तुम्हारे रील्स पे उंगली ना उठा सके। हमारे बच्चा तो इसी में लगा रहता है। तो अपने समय को, मैंने कहा ना, आज अगर तुम इस क्लासरूम से बाहर जाओगे तो अपनी मुट्ठी में कुछ सहेज के लेके जाना, कुछ लेके जाना कि मैंने क्या सीखा है। तो एडोलसेंस, तुम्हारी जो एज है बच्चों, किशोरावस्था, वो एज है जिसमें तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने छोटे भाई बहन को सिखा सकते हो और बड़े लोग भी तुम्हें अनुसरण करें। बड़े लोग भी कहें देखो बच्चे में क्या बात है, आज ये बच्चा बैठा है, हम कह रहे क्या बात है। आज क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं या हमारी मैम सामने बैठी है या जितने भी टीचर्स हैं, हम कहते क्या बात है, इन्होंने कर दिखाया। तो क्यों ना हम तुम्हारे लिए एक दिन बोले क्या बात है, हमारे बच्चों ने करके दिखाया। तो अपने अंदर वो एनर्जी लाओ, अपने अंदर वो जज्बा लाओ, अपने अंदर वो कर दिखाने की चाहत पैदा करो कि सारा जमाना कहे वाह क्या बात है। तो एडोलसेंस वो अवस्था है, एडोलसेंस वो स्टेज है जो तुम्हें बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। देखो, एक हमारी पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, हमारा व्यक्तित्व और हमारा स्वभाव। कई बार कहा जाता है जो हमारा स्वभाव होता है वो जन्मजात होता है। तो अभी अभी मैंने बताया ना, कई लोग चिड़चिड़े होते हैं, कई लोग हंसमुख होते हैं, कई लोग जो होते हैं बड़े बैठे बैठे चुपचाप बैठे रहेंगे, बाद में जो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा बम फूट गया। अंतर्मुखी, जिन्हें कहा जाता है अंतर्मुखी, है ना। कई लोग जो होते हैं बड़े हंसमुख, जो भी होता है उनके मन में बस मुंह से बक देते हैं। तो ये हमारा स्वभाव होता है, वो जन्मजात होता है, उसे बहुत कम बदल पाते हैं। एक होता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बीच की एक साधारण सी लड़की हूं जो तुम्हारी तरह इसी तरीके से बैठ के सुना करती थी। कॉन्वेंट से नहीं पढ़ी हूं मैं, आर्य कन्या से पढ़ी हूं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूं और इसी बीच में से निकल के घूम फिर के यहाँ पे आके खड़ी हो गई। क्योंकि कठिनाइयां मुझे भी आई, जैसा मैडम ने कहा गिरोगे, कई बार गिरोगे, लेकिन उठकर चलना सीखो। कठिनाइयों से डरो मत, सफलता मिलेगी, एक बार नहीं 1000 बार मिलेगी, लेकिन उससे घबराना मत। सफलता जरूर मिलती है, असफलताएं तो तुम्हें गिराएंगी और गिरने भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हम सीखते हैं। जब तक हम असफल होते जाएंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। असफल होना भी जरूरी है, धूप में पकना भी जरूरी है, अंगूठी में सिकना भी जरूरी है, तभी तुम मजबूत बन पाओगे। आज टीचर की डांट देखो, मेरा ये मानना है यदि मैं पढ़ा रही हूं तो मेरा बच्चे को यदि ज्ञान में सिखा पाई, यदि अपनी क्लास को मैं आगे ले जा पाई, तो मेरा हर एक बच्चा मुझे समझेगा, मेरा हर एक बच्चा मुझे मानेगा। और यही तो टीचर्स का काम होता है। जितने गुरुजन, मैंने बिल्कुल सर झुका के अपने सभी गुरुजनों को नमन किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये प्रोफेशन वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन है। ये जो टीचर्स हैं, ये जो तुम्हें सिखा रहे हैं, ये IAS PCS जितने बन के बैठे हैं बड़े बड़े, या मैं भी बनी थी, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के हाथ के नीचे से गुजर के गई थी। इनका हाथ मेरे सिर पर पड़ा और मैं पहुंच गई ऊंचाइयों पर। तो ध्यान रखना, जब तक गुरु का सम्मान करोगे, उनकी बातों को मानोगे, उनके कहे रास्ते पे चलोगे, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मैं देखती हूँ बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, अरे टीचर कह रहा है बोलने दो। नहीं बच्चों, ये कहीं ना कहीं वो तपिश है, ये अपनी तपिश को बता रहे हैं, ये अपनी अनुभवों को साझा कर रहे हैं। ये तुम्हें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम भी आगे बढ़ो। चलो बच्चों, आज आगे बढ़ो। तो एडोलसेंस, अगर हम बात करें किशोरा अवस्था की, पर्सनालिटी और टेम्परामेंट की, मैंने कहा ना टेम्परामेंट यानी स्वभाव जो कि जन्मजात होता है, पर्सनालिटी जो हम बनाते हैं। मैं स्टेज पे खड़ी होती थी, मेरे हाथ कांपने लगते थे, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती थी और मैं शब्दों को भूल ही जाती थी। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे कोई मंच मिल जाए तो मैं तोड़ आऊं। कहने का मतलब आत्मविश्वास, पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाओ। अगर मैं तुमसे अभी एक बात बोली थी, कई बार हम कहते हैं कि लड़कों से बात मत करो, या गाने मत देखो, या टीवी से दूर रहो। नहीं, एक लिमिटेशन तक टीवी भी देखो, क्योंकि जिस चीज से हम अपने आप को दूर करेंगे, हमारा दिमाग पढ़ते समय उसी पे जाएगा।
यदि मैं आज प्रण ले लूंगी कि अब मैं 1 साल तक मोबाइल नहीं चलाऊंगी, तो मेरा दिमाग तो मोबाइल में ही पड़ा रहेगा, मैं उस चीज को फॉलो कर ही नहीं सकती। तो प्रण वो लो जिसको पूरा कर सको। मैं आज 5 घंटे मोबाइल नहीं चलाऊंगी, ये तो सहन हो सकता है, ये कर सकती हो। ऐसा नहीं कि 1 साल तक मोबाइल नहीं चलाऊंगी, 2 साल तक टीवी नहीं देखूंगी, 3 साल तक घूमने नहीं जाऊंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरा दिमाग तो उन्हीं तीनों चीजों में पड़ा रहेगा। तो अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इस हिसाब से करो, नियम बनाओ, कठोर बनाओ, लेकिन वो बनाओ जिनका पालन कर सको, मतलब जो चलने लायक हो। ऐसे नहीं है कि इतने बड़े नियम बना दो कि हम फॉलो अप ही ना कर पाए। तो पर्सनैलिटी भी बच्चों तभी बनती है जब हम अनुशासन में रहते हैं। और अनुशासन के नियम ये ऐसा नहीं है, मैम कह रही है ऐसा कोट पहनो, बालों को रिबन को ऐसा बनाओ, कपड़े ऐसे पहनो। अनुशासन कहते हैं जब तुम्हारा अनुशासन अंदर से निकल के आए, तुम अपने आप से अनुशासित रहो, अपने गुरुजनों को प्रणाम करो, अपनी ड्रेसअप ऐसे पहनो, देखना ये अनुशासन ही तुम्हें सफलता दिलाएगा, ये अनुशासन ही तुम्हें सफलता की सीढ़ियों से बनाएगा और आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा कि चारों लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते रह जाएंगे। तो टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं एडोलसेंस के ही स्टेप है जो वास्तव में हम इस स्टेज पे आके घबराना छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर कमी है, मैं स्टेज पे मंच पे खड़े होने से बोलती हूँ, टीचर के सामने खड़े होते हुए बोलने में मैं घबराती हूँ। घर पे शीशे हैं तुम्हारे? अच्छा 2-3 क्या है, बाकी के घर में शीशे हैं? शीशे हैं? हाँ मेरे घर में भी है। शीशे का इस्तेमाल करो, खड़े रहो उसके सामने और बोलो, अपने हाथ पैर को हिलाओ, क्योंकि इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जब मैं बात करूं तो मेरी आंखें बात करें, जब मैं बात करूं तो मेरे हाथ बात करें, जब मैं चलूं तो मेरे पांव भी बात करें, इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अपने अंदर इतना आत्मविश्वास, इतनी ऊर्जा भर लो कि कोई तुम्हें ये ना कह पाए तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम बना लो चाहे वही बात रिपीट करती। इंटरनेट एडिक्शन, इस एज में आके कहीं ना कहीं नेट एडिक्शन हो जाता है। हम चैटिंग, फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब, रील्स, इन सब के एडिक्ट। ध्यान देना पीछे तक मैंने कहा ना ये सब गलत, एक सीमा तक गलत नहीं है। फेसबुक भी गलत नहीं है, इंस्टा भी गलत नहीं है, लेकिन एक दायरे में रहकर इसको एडिक्टिव नशे की तरह लत मत बना लेना कि आप 5 मिनट भी मोबाइल के बिना ना रह सके। अरे आज सिग्नल ही नहीं आ रहे, मोबाइल को तुम चारों तरफ आज सिग्नल नहीं आ रहे। ये एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि तुम इसके बिना रह ही ना पाओ। तो अपने आप को आदी मत बनने दो, अपने आप को आदी मत बनने दो सोशल मीडिया के, अपने आप को आदी मत बनने दो इंटरनेट के, अपने आप को आदी, क्योंकि हर चीज का एक दायरा होता है। बार बार तनु मैडम तुम्हें बता रही है, लिमिटेशन में रहकर, दायरे में रहकर कार्य करोगे तो सफलता भी मिलेगी और आत्मविश्वास भी बिल्डअप होगा। तो कभी भी अपने आप को एडिक्टेड मत होने देना। कई बार क्या होता है, फिर हमें क्या हो जाता है, डिप्रेशन। हाय रे फोन नहीं आया, हाय रे मैं रिजेक्ट हो गई, मुझे तो पसंद ही नहीं किया। क्यों निराश होना है, क्यों हताश होना है? किसके अंदर हिम्मत है तुम्हें रिजेक्ट कर दे? अपने आप को उस लेवल पे डेवलप कर लो, अपनी पर्सनालिटी को उस लेवल पे डेवलप कर लो कि तुम रिजेक्ट करो, कोई तुम्हें रिजेक्ट ना कर पाए। तुम इतने अपने आप को बना लो, अपना हौसला बुलंद कर लो, अपने आप को उच्च ऊंचाइयों तक ले जाओ कि कोई भी तुम्हें रिजेक्ट ना कर पाए। ये शब्द ही कहां से आ गया, ये डिप्रेशन शब्द ही कहां से आ गया? छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन की पहचान सोचना, चुपचाप रहना, भूख ना लगना, पेट में दर्द रहना, पढ़ते समय सब कुछ भूल जाना, एग्जाम में तो सब साफ हो जाता है, क्वेश्चन पेपर आंखों के सामने आया सब ब्लैंक। ये डिप्रेशन क्यों है? हमने डिप्रेशन को होने क्यों दिया है? हमने अपने आप को उस कंडीशन में लाके क्यों खड़ा कर दिया है कि हम डिप्रेशन का शिकार हो?
ऐसा बना दो कि दूसरे को डिप्रेशन से दो। अपने आप को उस तरीके से बनाओ कि दूसरा डिप्रेशन का शिकार हो जाए और तुम डिप्रेशन तुम्हारे ऊपर हावी भी हो जाए, निकल जाओ ऐसे जैसे वो सलमान खान की फिल्म में आग बरस रही है, वो बीच में से निकल के जा रहा है। तो अपने आप को बिल्डअप करो, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करो, अपने आप से इतनी मेहनत करो कि कोई तुम्हारे साथ ऐसा ना कर पाए कि कल को तुम सर पकड़ के बैठो डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो होता है इसका मूल कारण है, और एडोलसेंस वो स्टेज है जिसमें कहीं ना कहीं यूथ, आज मैं बड़े बड़े टॉपर्स को देखो, मैंने तुमसे कहा था ना अभी मैं टॉपर नहीं थी, सॉरी पहले नहीं थी, अब तो फिर जब मैंने चलना शुरू किया फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि जब अकल आई और जब समझ आई मुझे पता चल गया था कि सफलता का रास्ता कौन सा है, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। मैडम ने कहा था गिरोगे 1000 बार गिरोगे, वापस मत लौटना, अभी बबीता बहन ने बोला था ना, गिरोगे 1000 बार गिरोगे, रास्ते बदलोगे, कभी ऐसा मत करना। चोटी तो लगेगी, थोड़ा समय ही तो खराब होगा, लेकिन उस रास्ते को पकड़े रखना, क्योंकि सफलता जरूर मिलती है, निश्चित रूप से मिलती है। और मैं ये कहती हूँ यूथ में कहीं ना कहीं आके, मैं तुम्हें अपना एग्जांपल बता रही थी, मेरी क्लास में बहुत सारे टॉपर्स थे, आज वो फेसबुक पे ढूंढ के मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कहते तनु तू इतनी आगे कैसे पहुंच गई, अपनी सफलता का राज बचा। क्योंकि मैं पीछे बैठती थी, मुझे वो जो टॉपर्स होते थे वो आगे की लाइन में बैठते थे, मैं 4th या 5वीं रो में बैठती थी, इतनी होशियार नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब समझ आई, मैंने कहा ना मैंने पलट के नहीं देखा, लेकिन आज वही दोस्त जो टॉपर थे फेसबुक में ढूंढ के, सोशल मीडिया पे ढूंढ के मेरे फ्रेंड लिस्ट में आए हैं, जो मुझसे कभी बात भी करना पसंद नहीं करते थे। शक्ल तो मेरी, मैं आज थोड़ी बहुत ठीक लग रही होगी, मतलब मैं बहुत कॉमन सी इंसान, मतलब कोई फ्रेंड कम ही बनाता था मुझे, लेकिन आज वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाओ। तनु मैं अपने बच्चों को तेरा एग्जाम्पल देती हूँ, जो लड़की क्लास में मुझसे बात नहीं करती थी वो आज अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल दे रही है, देखो तुम्हारी मौसी खड़ी है देखो तुम्हारी मौसी है, ये मेरे साथ पढ़ी है, और मैं भूल गई है मेरे साथ पढ़ी थी मैं तो कॉमन थी। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये आत्मविश्वास पैदा करो कि कोई तुम्हें क्या रिजेक्ट करेगा कि तुम उसको रिजेक्ट करोगे, और कभी अपने आप को डिप्रेशन में जाने नहीं दोगे। सोचना ही मत डिप्रेशन क्या होता है। ये बहुत सारे डिप्रेशन के कॉजेस हैं, सिम्टम हैं, जैसे मैंने बताया था ना, कई बार नींद ना आना, रात को घबरा के आंख खुल जाना, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, ठीक है, फिर किसी से बात करने में मन ना लगना, इवन मम्मी कुछ कह भी रही है तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं, टीचर कुछ कह रहा है तो हम हेजिटेट करने लगते हैं, क्लास में जाना छोड़ देते हैं, कॉलेज ही नहीं आते, स्कूल ही नहीं आते हैं, हमारे अंदर एक भय का माहौल सा पैदा हो जाता है। तो अपने आप को कभी भी डिप्रेशन का शिकार मत होने देना। जब भी कभी ये सिम्टम दिखाई देने लगे ना, चमकने लगे हल्के से, मेरी बात पीछे तक सुनो, आ रही है आवाज पीछे? जब कभी ये सिम्टम दिखाई देंगे ना, मुझे याद कर लेना, मेरे को YouTube चैनल पे पिन कर देना, क्योंकि मैं अपने हर सिंगल बच्चे का आंसर देती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा मुझसे संपर्क कर रहा है तो वो जरूर किसी ना किसी परेशानी में होगा। तो कभी अपने आप को इस सर्कमस्टेंस में, इस भंवर में फंसने ही मत देना, क्योंकि आज जिस दौर से तुम गुजर रहे हो या अभी जिस दौर से तुम्हें गुजरना है, वो एज जो होती है बहुत क्रूशियल होती है। मेरा बेटा 7th क्लास में है, मेरे साथ मेरी एक बेटी रहती है, वो काफी सालों से मेरे साथ ही रहती है। तो आप यकीन मानोगे, वो बेटी है जिसको मैंने जन्म नहीं दिया, उसको मैंने मोबाइल दे रखा है। रात को मैं उसके कमरे में झांक के देखती हूँ तो कभी कभी मोबाइल की लाइट रजाई में से दिखती है, लेकिन मैंने उसको टोका नहीं। मैंने कभी उसको ये नहीं कहा, हाँ सुबह उठ के, रात को मैंने टोका नहीं, क्योंकि रात को तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना मेरा बच्चा, रात को तो वो घबरा जाएगी, उसको तो नींद नहीं आएगी ना उस बच्चे को। मैं सुबह पूछती थी, बेटा ललिता किसी से बात कर रही थी क्या? तब वो अपनी फ्रैंकली बता देती। तो मैं कहती हूँ ये है असली माँ का रिश्ता, कि जो अपनी बेटियों को समझे, अपने बच्चों को समझे। अगर जो ये समझेगा उनका बच्चा जरूर सफल होगा। मैंने कहा ना, ये मेरा आत्मविश्वास है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं इन रास्तों पे से होके गुजरी हूँ।
मैं एज में छोटी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसकी एज 23 है। मैंने उसको जन्म नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 8 साल से उसको अपने पास रखा और आज उसने इसी की तरह अपने सेट की परीक्षा पास करके बता दिया, देखो मैं मैम की बेटी हूँ। तो यदि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, पालना है, तो उनके साथ उनका दोस्त भी बनना पड़ेगा, उनको समझना भी पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम उससे बस उसका रिजल्ट ही पूछते रह जाए और रिजल्ट हर बार क्या है, नेगेटिव। हम सिर्फ रिजल्ट पूछने के लिए नहीं बने हैं, हम दोस्त के लिए बने हैं। हम अपने बच्चों के साथ एजाज साहब की बात, तो अपनी मम्मी को अपना फ्रेंड बना के देखो, अपनी मम्मी को समझा के देखो, अपनी मम्मी को बता के देखो। मैं यकीन दिलाती हूँ तुम्हारी माँ भी तुम्हारी दोस्त होगी, तुम्हारी बड़ी बहन भी तुम्हारी दोस्त होगी, अगर तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सारी चीजों को साझा करोगे। तो किशोरावस्था, ये एडोलसेंस वो एज है जो बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। तो बच्चों, साथ ही साथ आज तुम्हारे सामने जो तनु मैम खड़ी है, उन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है। नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर हम चाह रखते हैं कि हमें डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, अगर हम चाह रखते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, अगर हम चाह रखते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज जाके यूनिवर्सिटी में जॉब करें, तो उसके लिए एक परीक्षा होती है ऑल इंडिया बेस पे, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसको पास करना पड़ता है। उसमें उत्तराखंड का बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा, कश्मीर का भी करेगा, तमिलनाडु का भी करेगा। ऑल इंडिया बेस पे ये एग्जाम होता है। और यदि आपको प्रोफेसर बनने की चाहे तो फर्स्ट स्टेप है नेट या सेट की परीक्षा। सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो उत्तराखंड स्टेट अपने लेवल पे कराता है। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेशनल लेवल पे आयोजित किया जाता है। आईएएस, अभी तुम में से किसी ने कहा था मुझे आईएएस बनना है, क्या नाम है बेटा आपका? खुशी, वेरी गुड बेटा। आईएएस या पीसीएस, मैंने बहुत सारी परीक्षा दी है बच्चों। मैंने पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सेम पैटर्न होता है आईएएस और पीसीएस का। आईएएस होता है पूरे ऑल इंडिया का, पीसीएस होता है अपने स्टेट का। फर्क बस इतना सा है। नेट होता है पूरे ऑल इंडिया का और सेट होता है अपने स्टेट लेवल का। तो अपने अंदर चाह रखो क्या सा एग्जाम होता है। मैम ने अभी पूछा तुम्हारे गोल क्या है, सारे बच्चे चुप गए, किसी को नहीं पता था मुझे क्या बनना है। बताता, कुछ को पता था तो वो डर के मारे नहीं बता रहा था, पड़ोसी हंस देगा, ये मेरा मजाक बना देगी। अपना गोल डिसाइड करो, पड़ोसी को नहीं करना है गोल डिसाइड। हर लड़की आज इस क्लासरूम से यदि बाहर जाएगी, एक पर्ची में अपना गोल डिसाइड करेगी, मुझे ये बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे वीडियोग्राफर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे तनु मैम की तरह प्रोफेसर बनना है, मुझे बबीता मैम की तरह लेक्चरर बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, उपाध्याय मैम की तरह। आज अपना गोल यही क्लासरूम से डिसाइड करके तब इस क्लासरूम के बाहर कदम रखना। तब मैं मानूंगी कि हाँ मैंने बच्चों को बताना, तब मैं मानूंगी हाँ मैं बच्चों को दिशा दे पाई। और बच्चों, मैं आईएएस, पीसीएस, नेट, सेट की तैयारी कराती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कभी किसी से आज तक 1 रुपया नहीं लिया है, ना लूंगी। और मेरे असंख्य बच्चे आज मेरी तरह अच्छी लगती है ऐसे मेरे बच्चे मेरी तरह प्रोफेसर हैं। उत्तरकाशी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थलीसैट में मेरे स्टूडेंट मैडम की तरह लेक्चरर है इंटर कॉलेज में, कमीशन से सिलेक्ट होके गए हैं सब। मेरे स्टूडेंट लोक सेवा आयोग से चयनित होकर बड़े बड़े पदों पर है। जब मैं प्रधानाचार्य मैम को बताया तो उन्होंने बड़े भाव में आके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। तो मैं कहती हूँ एक टीचर का आत्म मूल्यांकन अगर करना हो, असेसमेंट, मैं कहने लगूं मैंने अपनी नौकरी में 4 हार बनवाए, 6 कंगन बनवाए, वो मूल्यांकन नहीं होगा। मैंने अपनी नौकरी में इतने बच्चे पैदा करे कि मेरी तरह गवर्नमेंट जॉब में है, ये मेरा मूल्यांकन है, ये है मेरा सेल्फ असेसमेंट।
यकीन मानिए जो मैं प्रोफेशन छोड़ के आई हूँ पीसीएस का पद, तो मेरा पुरुषार्थ यहीं पे सार्थक हो जाता है कि हाँ मैंने काम किया है, मेरा बच्चा याद कर रहा है। कई लड़कियां आज मुझे माँ बुलाती है, तुम्हें अजीब लगेगा सोचने में, जब मैं ऑनलाइन रोज रात को क्लास लेती हूँ तो वो पटना से पढ़ते हैं, इलाहाबाद से जुड़े हैं, राजस्थान से जुड़े हैं। आज मेरे पास कई स्टेट के बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो मुझे माँ बुलाते हैं, गुरु माँ को प्रणाम, गुरु माँ बोलते हैं। तो यकीन मानिए आत्ममूल्यांकन की बात करूं, मैंने ये कमाया है। मैंने ज्वेलरी नहीं कमाई, मैंने कंगन नहीं कमाए, मैंने अपने बच्चों को कमाया। मेरे एक एक बच्चा 1 करोड़ की संपत्ति है मेरा। बड़े आत्मविश्वास से कहती हूँ, ये है मेरा आत्ममूल्यांकन। और जो आज प्रिंसिपल मैम गर्व से बता रही थी, अंदर ही अंदर सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये है एक प्रिंसिपल का आत्ममूल्यांकन कि मैंने ये कमाया है। तो बच्चों जब काम करो, हौसला करो और बताओ भी दुनिया को। बहुत से लोग कहते हैं मुझे, तनु मैडम बहुत ज्यादा बोलती हैं या बताती है। अगर करती हूँ तो बोलने में भी विश्वास रखती हूँ, बोलूंगी भी, बताऊंगी भी, क्योंकि मैंने ये काम किया है और मैं ये काम कर रही हूँ। एक तुम्हारे लिए छोटी सी पंक्तियां लिख के आई हूँ। मैं तुमसे मेरा साथ देना, क्योंकि मेरे हमको हौसले की बहुत जरूरत रहती है। आज थोड़ी ऊर्जा से कम हो गई, तुम मेरी ऊर्जा दुगनी करके यहाँ से भेजोगे? आप सभी इस समय मेरी ऊर्जा को दुगनी करके इस क्लासरूम से भेजोगे और अपनी पॉकेट, अपनी जो चिटकाई थी ना, ये भर के जाओगे बाहर, अपनी मुट्ठियां भर के जाओगे। जब मैं बोलूंगी ना लड़कियों और लड़कियों, तो तुम बोलोगे पर फैलाओ लड़कियों। पहली लाइन मैं बोलूंगी, लास्ट की लाइन तुम बोलोगे। समझ में आ रही है? yes, लड़कियों ओ लड़कियों तुम फैलाओ लड़कियों, लड़कियों ओ लड़कियों तुम फैलाओ लड़कियों, लड़कियों ओ लड़कियों तुम फैलाओ लड़कियों। वो राह कितनी भी कठिन, हिम्मत न हारो लड़कियों। वो राह कितनी भी कठिन, हिम्मत न हारो लड़कियों। वो धूप कितनी भी अटल, पढ़े रहो लड़कियों। वो धूप कितनी भी अटल, पढ़े रहो लड़कियों। वो रात कितनी भी घनी, दीपक जलाओ लड़कियों। वो रात कितनी भी घनी, दीपक जलाओ लड़कियों। वो रोशनी चौंधों भरी, काजल लगाओ लड़कियों। वो रोशनी चौंधों भरी, काजल लगाओ लड़कियों। वो हिमालय सा अडिग, बसरा संभालो लड़कियों। वो हिमालय सा अडिग, बसरा संभालो लड़कियों। लड़कियों ओ लड़कियों तुम फैलाओ लड़कियों। तो जाओ अपने पर फैलाओ और सबको दिखा दो मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच यानी मैम कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बच्चों से रूबरू कराने का मौका दिया, प्रधानाचार्य मैम का और सभी गुरुजनों का, और उषा सजवान मैम को तो मैं हेड्स ऑफ करती हूँ।